गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारा तीसरा पाठ ज्वारभाटा चल रहा है और ज्वारभाटा में हम लोगों ने ज्वारभाटा के परिणाम देखे हैं कि उसके अच्छे परिणाम भी देखे हैं और बुरे परिणाम भी देखे हैं। उसके बाद ज्वार का समय प्रतिदिन कैसे बदलता है वो भी हम लोगों ने 3.9 आकृति के हिसाब से देखा था। अब हम लोग जो देखने वाले हैं लहरें, और लहरों में जिस प्रकार गरम चाय दूध पीते समय जब हम लोग फूंक मारते हैं और फूंक मारने के बाद चाय में दूध में फूंक मारने के बाद लहर दिखाई देती है, बराबर ना। इसी तरह हवा से मिलने वाले बल अथवा शक्ति द्वारा मतलब ऊर्जा पानी गतिमान प्रवाहमान होता है और परिणाम स्वरूप सागरीय जल हवाओं के कारण आगे ढकेला जाता है और पानी पर तरंगती निर्माण होती हैं, उनको लहरें कहते हैं। मैंने क्या बोला कि हवा से मिलने वाले बल अथवा शक्ति द्वारा ऊर्जा पानी गतिमान होता है, परिणाम स्वरूप सागरीय जल हवाओं के कारण आगे ढकेला जाता है और पानी पर तरंगें निर्माण होती हैं, उसको लहर कहते हैं। ओके, अब लहरों के कारण ही सागर जल पर ऊपर नीचे थोड़ा सा आगे पीछे होता हुआ हमें दिखाई देता है। उनमें समाविष्ट ऊर्जा है को किनारे तक ले आती हैं, फलतः लहरें उथले किनार वाले क्षेत्र में आकर टूट जाती हैं। सागर की सतह पर छोटी छोटी बड़ी बड़ी लहरें लगातार उत्पन्न होती रहती हैं। लहरों का निर्माण होना ही एक प्राकृतिक और एक नियमित घटना है। मैंने इसीलिए बोला आपको कि जिस तरह से हम लोग चाय में दूध में फूंक मारते हैं और फूंक मारने के बाद लहर तैयार होती है, वैसे ही सागरीय जल में हवा का दाब पड़ता है और हवा का दाब पड़ने के कारण ही किनारे की लहरें तैयार होकर किनारे पर आकर टूट जाती हैं। इसीलिए ये नियमित और प्राकृतिक घटना है। ओके, अब ये देखो, इस आकृति के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये जो लहरें हैं ये नियमित और प्राकृतिक हैं, बराबर है। ये अभी एक बात है, ये लहरों की संरचना है। लहरों की संरचना मैं आपको एक आकृति पहले दिखाता हूँ। ये देखो, ये लहरों की संरचना की आकृति है। अगर आप देखोगे शीर्ष पर लहरें हैं, शीर्ष यहाँ पर लहरें हैं और फिर नीचे आई हैं। ये लहरों की लंबाई है, मतलब ये जो है लहरें ऐसी ऐसे ऐसे आती हैं, शीर्ष हैं, ये लंबाई है, उसको द्रोणी बोलते हैं। दोनों लहरों की बीच की जो लंबाई है उसको क्या बोलते हैं? द्रोणी। और लहरें की ये ऊर्जा है जो उसके अंदर से आती हैं वो, और ये जो द्रोणी फिर शीर्ष ऐसा, और फिर यही लहर जो है किनारे पे आकर समान जगह पर आकर टूट जाती है। ये संरचना मतलब ये है कि हवा के कारण सागर जल पर ऊपर उठ जाता है और उसकी निचला भाग बन जाता है। लहर के ऊपर उठे भाग को शीर्ष और निचले भाग को द्रोण कहते हैं। अगर ऊपर आता है पानी तो शीर्ष है और नीचे जो आता है तो उसको द्रोण कहते हैं। मैंने क्या बोला कि निचले भाग को, लहर के निचले भाग को द्रोण कहते हैं। लहर के निचले भाग को द्रोण कहते हैं। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न आ जाता है द्रोण किसे कहते हैं, तो द्रोण लहर के निचले भाग को द्रोण कहते हैं। ओके, शीर्ष और द्रोण के बीच में खड़ी ऊर्ध्वाधर दूरी लहर की ऊंचाई होती है। दो शीर्षों के बीच की अथवा द्रोणों के बीच की दूरी
लहर की लंबाई होती है। दोनों एक ये लहर वापस लहर आई, तो इस दोनों के बीच की जो गैप रहता है वो लंबाई होती है लहर की, जिस तरह मैंने अभी आपको आकृति में दिखाया था। इसके साथ साथ दोनों के बीच की दूरी लहर लंबाई की होती है। लहर की गति हवा की गति पर निर्भर करती है। ये जो लहर होती हैं, आप कभी समुद्र किनारे जाते हो तो आपको लहर आपके पैरों तक आती हुई दिखाई देती हैं या आपके आसपास दिखती हैं। वो इसका कारण ये है कि वो हवा के ऊपर निर्भर करता है। लहर की लंबाई क्या होगी ये हवा के ऊपर निर्भर रहता है। ओके, अब ये लहर की गति कैसी होती है? अगर आप नदी समुद्र के किनारे खड़े होकर लहर के किनारे की ओर आते हुए दिखते हैं, यदि कोई हल्की अथवा तैरने वाली वस्तु समुद्र में दूर फेंक दे तो वस्तु लहर के साथ वो ऊपर नीचे होती हुई रहती है। आप जाते हो समुद्र में तो देखते हो आप कुछ ना कुछ फेंकते रहते हो, तो फेंकने के बाद पता चलता है कि वो वस्तु ऊपर नीचे होती रहती है। वो लहर के कारण होती है, वो किनारे तक आती नहीं है। यही लहर के जल का वहन नहीं होता है। मतलब इसी से क्या साबित होता है कि जल का वहन नहीं होता, परंतु जल में स्थित ऊर्जा का वहन होता है, इसीलिए लहर आती है। जल में स्थित ऊर्जा होती है, इसीलिए वो लहर आपको आते हुए दिखती है। ये ध्यान रखना पड़ेगा। कोई वस्तु फेंकते हैं तब वो लहर के साथ में ऊपर नीचे उधर ही होती हैं, मगर पानी लहर के कारण ऊर्जा के कारण लंबाई देखते, दोनों की द्रोण अपना देख रहे हैं हम लोग, वो द्रोण की बार लंबाई के कारण पानी किनारे तक आकर लहर टूट जाती है। लहरों के कारण निर्माण होने का प्रमुख कारण हवा है, परंतु कई बार सागर तल में होने वाले भूकंप और ज्वालामुखी के परिणाम के स्वरूप लहर का निर्माण भी होता है। सागर के तल पर कभी कभी ज्वालामुखी होता है या भूकंप हो जाता है, उसके कारण भी बड़ी मात्रा में लहर निर्माण, जैसे सुनामी आती है। जैसे देखो भारत में भी उड़ीसा में आई थी, पूरा ध्वस्त किया था। तो समुद्र में अब वो तो सुनामी का तो वो अभी और भी हैं, लोग अभी आजकल उपग्रह वगैरह अवकाश में छोड़ते हैं और वो अवकाश के उपग्रह जो हैं वो समुद्र में गिराते हैं, और समुद्र में गिराने के कारण उसके कारण भी लहरों का निर्माण बड़ी मात्रा में होता हुआ आजकल दिखता है। क्योंकि देखो दुनिया के सभी देश जो हैं एक ही चीज़ों पे पड़े हुए हैं, अवकाश में अपने यान छोड़ते हैं, ग्रह छोड़ते हैं, बराबर है। और उन्हीं ग्रहों के कारण भी वो उनका एक निश्चित सीमा है, ग्रहों की अवधि आयुर्मान उनका फिक्स है। अब कुछ आयुर्मान के बाद जैसे एकाध अगर अपना अग्नि क्षेपणास्त्र अपने हम लोगों ने APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि क्षेपणास्त्र ऊपर छोड़ा है, बराबर है। अब ये अग्नि क्षेपणास्त्र जो छोड़ा है उसका एक निश्चित कालावधि है, उसके बाद उसको समुद्र में ही गिराया जाता है। क्योंकि अगर हम लोग मानवीय बस्ती या जंगल या कहीं पे उनको गिराते हैं तो काफ़ी नुकसान हो सकता है, मानवीय बस्तियों का नुकसान हो सकता है। इसीलिए क्या करते हैं कि इन यानों को, अवकाश यान जो छोड़ते हैं उनको समुद्र में ही गिराते हैं। अब वो समुद्र में गिरने के बाद भी लहरें निर्माण होती हैं, परंतु एक चीज़ है कि समुद्र के अंदर भूकंप या ज्वालामुखी होता है तो उसके कारण बड़ी मात्रा में लहरों का निर्माण होता हुआ दिखता है, उत्तर पत्र होती है। इसीलिए बड़ी मात्रा में धन की हानि होती है, इन लहरों को सुनामी कहते हैं। जब समुद्र की जो लहरें जब मानवीय बस्ती में घुसती हैं और बड़ी मात्रा में धन की हानि कराते हैं, तब उसको सुनामी बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं सुनामी आई मतलब कारण ही यही है कि वो समुद्र की लहर जो है मानवीय बस्ती में घुसी है और और धन दोनों का नुकसान किया, इसीलिए उसको सुनामी बोलते हैं। अभी इस साल कोकण में आया था सुनामी, केरल में तो हर बार आता है। ये इसका कारण ये है, पश्चिम बंगाल की खाड़ी से जो आता है उसका भी है। तो मैंने यही बोला का मतलब एक है कि प्राकृतिक सुनामी आना अलग है और मानव निर्मित सुनामी आना अलग है। अभी जो आती हैं बारिश के समय पे आती हैं वो प्राकृतिक हैं,
जून जुलाई अगस्त सितंबर में जो सुनामी आती है वो प्राकृतिक है। इसके अलावा अगर समझो मार्च अप्रैल में सुनामी आती है तो वो मानव निर्मित है, इतना पक्का है, कन्फर्म है। क्योंकि कोई ना कोई देश अवकाश में यान छोड़ते हैं, सफल होता है, विफल होता है, जो भी होता है, उसके बाद उसको समुद्र में ही गिराते हैं और समुद्र में गिराने के बाद ही वो मानवीय और धन का नुकसान करते हैं। तो वही नुकसानदायक है। अब मनुष्य कब सुधरेगा पता नहीं, कि अभी हम लोग जितना भी यांत्रिक युग में चलते हैं, मगर प्रकृति का गठन करने में काफ़ी पीछे आ रहे हैं। हम लोगों ने पेड़ों के जंगल काट के सीमेंट के जंगल खड़े कर लिए हैं। इसके आज नहीं तो कल नतीजे देखने मिलते ही हैं। अब हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल रही है, हो सकता है आगे जाकर आपको सिलेंडर पीठ पे लेके चलना पड़े। जिस तरह भी कभी किसी ने सोचा था कि पानी 20 रुपये से आप लीटर लोगे? ये प्राकृतिक चीज़ हैं जो हमें 20 रुपये लीटर से लेने पड़ रही है। खाली मानवों की गलती की वजह से होता है। तो उसी तरह से 2004 में सुमात्रा और इंडोनेशिया द्वारा समीप भूकंप के कारण प्रचंड महाकाय सुनामी लहरें उत्पन्न हुई थी। इन लहरों का आघात भारत के पूर्वी तट और श्रीलंका तक पहुंचा था, जो मैंने अभी आपको सुनामी का बात किया था 2004 की। इंडोनेशिया के समीप, सुमात्रा और इंडोनेशिया, इन दोनों देशों के समीप जो चीज़ हुई थी, लहरें, भूकंप हुआ था, उस भूकंप के कारण पूर्वी तट और श्रीलंका तक काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ हमें दिखाई दे रहा था। चलो, लहरों के कारण समुद्र में समाविष्ट तटीय क्षेत्र का क्षरण होता है, तो खाड़ी जैसे सुरक्षित भाग में बालुका का संचयन होकर पुलिन का निर्माण होता है। पुलिन का निर्माण होता है। एक फ़ायदा होता है, समुद्र की जो लहरें हैं समाविष्ट होती हैं और इन सुनामी वगैरह आती हैं, तो इसका एक बात होता है कि समुद्र के किनारे जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों का संचयन होकर बालुका का संचय होता है और समुद्र की जो जितनी भी रेती हैं वो किनारे आके लग जाती हैं। एक फ़ायदा हो जाता है। इसी तरह से हमारा ये पाठ ख़त्म होता है। इसकी आगे जानकारी आप